शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी गुरुजनों, शिक्षा प्रेमियों, शिक्षार्थियों, अभिभावकों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर लाइव आया, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। एक शिक्षक के रूप में मैंने जो अनुभव किया है उस पर मैं दो चार बातें रखूँगा। आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। राधाकृष्णन जी अद्भुत प्रतिभा के धनी थे और 20 वर्षों के उम्र में ही उन्होंने जो थीसिस लिखी वो बाद में 1906 में छपी भी और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि 21 वर्ष की अवस्था में वो शिक्षक हो गए थे। फिर भारत के विभिन्न पदों को उन्होंने सुशोभित किया, प्रोफेसर भी रहे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, भारत के उपराष्ट्रपति रहे, फिर राष्ट्रपति रहे। पर जब उनके मित्रों ने उनसे ये कहा कि हम आपका जन्मदिवस मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने ये पहले तो वो नामकुल करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि मेरे जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो ये उपहार उन्होंने हम सभी शिक्षक साथियों को दिया, सभी शिक्षकों को दिया। प्रथम शिक्षक माता के रूप में, पिता के रूप में शिक्षार्थी को घर से प्राप्त होता है, इसलिए वे लोग भी वंदनीय हैं और शिक्षक समाज भी वंदनीय है। अब मैं एक शिक्षक के रूप में मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं देख रहा हूँ कि पठन पाठन क्रिया जो निरंतर क्रियाएं हैं, चल रही हैं, उसमें शिक्षार्थियों को कुछ बातें बताना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक क्षरण हो रहा है, सामाजिक क्षरण हो रहा है, ये एक बड़ी जटिल समस्या है। हम शिक्षार्थियों में कौशल तो लाना चाहते हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर क्षरण की चीज़ें देखने में आ रही हैं, वो चिंता का विषय है। इसलिए जो जहाँ भी निजी या सरकारी क्षेत्र में जो जहाँ भी शिक्षक काम कर रहे हैं, हमें स्वयं को नैतिक होना ही है ही है, नैतिक रहना ही है, लेकिन शिक्षार्थियों में भी नैतिकता का पाठ लाना आवश्यक है। हमें कल्पना करना चाहिए कि बहुत दिनों तक जब लेखन कला का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तब भी ज्ञान विज्ञान था हमारे यहाँ, हमारे देश में ये परंपरा रही। यद्यपि कुछ कारणों से हमें ये कहा गया कि नहीं हम अविकसित हैं, परंतु वो इतिहास इस बात का साक्षी है और ये झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वैदिक परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा में, गुरुकुलों में ऋग्वेद की रचना हुई और नहीं लिखे जाने के कारण बहुत दिनों तक वह श्रुति परंपरा में रही, इसलिए उसको श्रुति भी उसका नाम दिया गया। और वेद क्या है भाई? वेद तो ज्ञान का महामंत्र है। आर्यभट्ट को मानते हैं कि उन्होंने शून्य की खोज की। मेरा मानना है कि उन्होंने शून्य की व्याख्या की। शून्य तो हमारे वेद में था ही था। अर्थात अगर पृथ्वी, जो ऋग्वेद के 10 मंडल और 10 देवता की चर्चा होती है, तो पृथ्वी अगर वो है, अगर गोल है, तो वो शून्य है। और जब हम शून्य से साक्षात्कार करते हैं तो फिर हम ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये मैं इसलिए इसका उल्लेख किया कि वो सारी चीज़ें वो हमारे यहाँ भरी पड़ी हैं। मैं खुद भी लाइव हूँ, बड़े पैमाने पर बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये बताना कि इसका एक लाभ है
पर एक बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इसकी गति बहुत तीव्र है, और गति तीव्र होने के कारण जिसमें गति तीव्र है उसमें दुर्घटना होने की संभावना अधिक है। तो इसमें कुछ बुराइयां भी हैं, उससे भी बच्चों को अवगत कराने की जरूरत है, क्योंकि माँ बाप पहले शिक्षार्थी पहले गुरु हैं। तो घर से बच्चे को जो ज्ञान दिया जाता है तो उनको भी ये बातें गौर करनी चाहिए कि हम किस परिवेश के साथ और किस परिवेश में अपने लाडले बच्चे को विद्यालय तक भेजते हैं। हम गुरुओं को भी एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए कि ये भरोसा, प्रेम, आपसी प्रेम गुरु शिष्य परंपरा का ही महत्व है। आप कल्पना करें या हम कल्पना करें कि सड़क जाते किसी के बच्चे को अगर हम डांट भी दें, एक टेढ़ा बात भी बोल दें, तो तुरंत क्या प्रतिक्रिया होगी ये हम समझ सकते हैं। लेकिन विद्यालय में हम कटु शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम तेज डांट भी लगाते हैं, बच्चों का कान भी पकड़ते हैं। क्या कभी कोई बच्चा अविश्वास करता है? क्या कोई अभिभावक इसको लेकर उलझता है? नहीं। ऐसा इसलिए कि उनको भरोसा है कि हमने बच्चे को किसी के हाथ में सौंपा है और हमको उसको उसी रूप में गढ़ना है, उसी रूप में बनाना है। तो फिर वही नैतिकता की बात आती है कि हम उन बच्चों के प्रति कितने नैतिक हैं। निरंतर हमको अध्ययनशील रहना चाहिए, नई नई चीज़ों को जानना चाहिए और नई बातों को बताना चाहिए। पुरानी इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, वेशभूषा, स्थानीय बातों को भी तरजीह देना होगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता है। हमें बच्चों के कौशल को पहचानने की भी जरूरत है, क्योंकि कौशल के बिना हम बच्चों को वो दक्षता नहीं दिला सकते जो उनके लिए आवश्यक है। महत्वपूर्ण बात यह भी है, अगले 5 अक्टूबर को पूरे दुनिया में यूनिसेफ के द्वारा विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। हमारे देश में 1 माह पहले मनाया जाता है, और वो इसलिए यूनिसेफ के द्वारा इसलिए कि वो शिक्षा और शिक्षकों के अधिकार संरक्षण और बढ़ावा के लिए होगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम सिर्फ शिक्षार्थियों और शिक्षक के प्रेम को लेकर, एक परंपरा को लेकर, ज्ञान को लेकर, कौशल विकास को लेकर ये करते आए हैं। इसीलिए सर्वपल्ली जी ने पूरी शिक्षक समुदाय के लिए अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया। एक जटिल प्रश्न यह भी है, आप जो हम अपने समाज में देख रहे हैं, आप और हम खुद सोच सकते हैं। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ क्या हो रहा है अभी। जितने तीव्र बुद्धि के बच्चे हैं, जिनमें ज्ञान है, हम नहीं दिया, हम पढ़ाते हैं तो हमको पता है कि वर्ग कक्ष में बच्चों की स्थिति क्या है। तो औसतन कुछ बच्चे जो हैं वो मेधावी होते हैं, और कुछ बच्चे औसत होते हैं, और कुछ बच्चे औसत नहीं होते, माने उनके सीखने की क्षमता बहुत कम होती है। अब प्रयोग व्यवहार में देखिए, ये शिक्षार्थियों को भी बताने की जरूरत है। व्यवहार में देखिए, हमारे साथ शिक्षक साथियों के साथ जो समस्याएं आजकल उत्पन्न होती हैं, चाहे वो राजनीति के स्तर पर, शासन के स्तर पर, तो मैं मानता हूं कि उसके लिए हम खुद भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमने जो चीज़ें स्वयं से खड़ी की हैं उसके आसपास हमको रहना है, और वो दंड समय झेलना होगा। अगर शिक्षक किसी अपने अधिकार या किसी चीज़ से वंचित होता है तो उसके पीछे मेरा मानना है कि हम खुद भी जवाबदेह हैं। कारण क्या है? मेधावी छात्र जिनमें स्किल अच्छे होते हैं वो तुरंत अच्छे चिकित्सा के क्षेत्र में या IT सेक्टर में तुरंत निकल जाते हैं, और उनमें ज्ञान होता है, वो वैज्ञानिक तक पहुंच सकते हैं। तो मध्यम क्लास के बच्चे, मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं, वो तैयारी वारी करते हैं और फिर ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही या अधिकारी वर्ग के रूप में जाते हैं। और वर्ग कक्ष में हमने देखा है कि जो बच्चे जिनमें नेतृत्व क्षमता होती है, पढ़ने में उनका बहुत दिलचस्पी नहीं होता है, समाज सेवा से जिनका सरोकार होता है,
वो आगे चल के नेतृत्व करते हैं। अब प्रयोग में क्या होता है कि जो सबसे तेज है वो किससे शासित होता है, तो बीच मध्यम वाले से शासित होता है। और कानून बनाने की प्रक्रिया में सबसे ऊपर कौन चला जाता है, नियम बनाने की क्रिया में ऊपर कौन जाता है, तो जो वर्ग का मेधावी छात्र था ही नहीं। तो हमें ये गौर करना चाहिए कि हम शिक्षार्थियों को यह भी बताएं, वैसे शिक्षार्थियों को अधिक नैतिक बनाने की जरूरत है, उनको अधिक उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कल हमारे लिए नियम कानून वही बनाएंगे और जो हमने पैदा किया उस दंश को तो झेलना ही झेलना है। दूसरी बात, शिक्षार्थियों को हमें एक बात और बताने की जरूरत है कि जो कुछ वर्ग कक्ष या कक्षा कक्ष में हम करते हैं या जो कुछ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं या उनके कौशल का विकास करते हैं, उससे इतर उनकी दुनिया है। उनको यह समझाने की भी जरूरत है कि वहाँ माँ बाप भी नहीं होंगे, वहाँ हम गुरु भी नहीं होंगे और वहाँ आपका ये मित्रों का समाज भी नहीं होगा। वहाँ होगा क्या, आपका अपना विवेक, आपका अपना कौशल, आपकी अपनी चिंतन शक्ति, जो समाज के व्यवस्था से हमेशा टकराएगी और वो टकराहट आपको गढ़ने और बनाने में और तराशने में योगदान करेगा। वहाँ हम लोग नहीं होंगे। ये शिक्षार्थियों को बताने की बहुत ही आवश्यकता है कि बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में उनको काम करना होगा। वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये बीच बीच में ये शुरू से ही सिद्धांत और प्रयोग दोनों के फर्क को भी शिक्षार्थियों को बताने की जरूरत होगी। सिर्फ कल्पनाजीवी होना या स्वप्नजीवी होना किसी के लिए अच्छी बात नहीं है और स्वप्नजीवी व्यक्ति वास्तव में वास्तविकता से दूर होता जाता है। हमारे परिवेश में जो कुछ हम देख रहे हैं या झेल रहे हैं, एक शिक्षक के नाते मैंने देखा है, मेरी व्यक्तिगत अनुभव भी है, मैंने आसपास देखा है कि तमाम तरह के लोग हैं जो अच्छे काम में संलिप्त नहीं है। पीड़ा होती है, लेकिन मैं जब इसकी जांच करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि कहीं न कहीं इनमें मैं भी शामिल हूँ। तो हमें यह बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि हम जहाँ जिस कारखाने में काम कर रहे हैं वहाँ पर आदमी बनाए जाते हैं, मानव बनाए जाते हैं और एक छोटी सी भी भूल उस मनुष्य को बनाने में, छोटी सी भी भूल हमारे लिए आगे चलकर विस्फोटक होगा, क्योंकि वही लोग, उसी समाज, वैसे ही लोगों से हमारा सामना होगा। तो इससे बचने के लिए आवश्यक है कि हम अपने छोटे छोटे भूल को भी ध्यान में रखें और तेज रफ्तार से भागती हुई भौतिकवादी दुनिया में हमारे बच्चे जब जाएंगे तो उनको ये बिल्कुल याद, मैं एक चीज़ यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि हमें अपने संस्कृति पर भी जोर देना चाहिए। बार बार मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, पढ़ते वक्त मैंने पाया है कि वह दौर जब लिस्बन दुनिया का सबसे बड़ा गुलामों का बाजार हुआ करता था, लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग अफ्रीकी मुल्क के उन काले लोगों को जानवरों की तरह पूरे दुनिया में बेचा जा रहा था। तो वहाँ की स्त्रियाँ अपने यहाँ के धान के पौधों को अपने बालों में रखती थी, कहीं वो दुनिया के दूसरे देश में कब बिक जाएं, तो वो चीजें, उनका वो फसल, वो उनका लगाव। आप खुद देखिए, हम खुद देख भी रहे हैं। अगर ऋषि सुनक ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो उनका नाम तो ऋषि है ना। वो अपना, भले उनकी 2-3 पीढ़ियां यहाँ से गई हैं, तो अपनी परंपरा के अनुसार उनका नाम है। इसी तरह मॉरिशस, ट्रिनिडाद, टोबैगो, सूरीनाम, इन सब देशों में जो हमारे लोग गए तो हमारी संस्कृति भी वहाँ गई, हमारी परंपराएं भी वहाँ गई।
और वो सिर्फ न गई बल्कि उन कठिन परिस्थितियों में, गुलामी के दौर में भी वो बढ़ती रही, फूलती रही, और आज भी हमारे देश की संस्कृति वहाँ है और जीवंत रूप में है। तो यह बताना कि हमारी संस्कृति जो आपाधापी के भाग दौड़ में, यूरोप के लोग हमारे देश में कहा जाता है कि मानव झुंझट है, सुविधाओं का अभाव है, और यूरोप के लोग हमारे देशों को घूमने क्यों आते हैं? तो चैरिटी में, चाहे वो रामकृष्ण मिशन हो या वृंदावन हो या वाराणसी हो, इन गलियों में उन गोरे लोगों की क्या आवश्यकता है? उनका धर्म अलग, उनका मजहब अलग, उनकी संस्कृति अलग। यह आवश्यकता इसलिए है कि धन उनको शांति नहीं दे सकता, और आज वो यहाँ आते हैं तो उनको चिर शांति की अनुभूति होती है। वजह हमारी संस्कृति है, हमारा लगाव है, हमारा अपनापन है। तो शिक्षार्थियों से भी हमारा उस तरह का अपनापन होना चाहिए, और ये ध्यान में रखना चाहिए हमें कि हम एक ऐसा परिवेश बनाएं, एक ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें सब कुछ हो। ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि हमारा अपना धर्म, हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना देश, हमारा अपना वातावरण, हमारे उच्च विचार, फिर विज्ञान, फिर कौशल, फिर ज्ञान, ये इस सब की अभिवृद्धि हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ। और किसी ने ठीक ही कहा है, जाते जाते मैं वो पंक्ति का उल्लेख जरूर करूँगा आप सभी शिक्षक साथियों के लिए, शिक्षा प्रेमियों के लिए, कि सुंदर सुर सजाने को साज सजाते हैं, नौसिखुए परिंदों को बाज बनाते हैं, चुपचाप चुपचाप सुन लेते हैं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाते हैं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, हम टूटी कश्तियों से जहाज बनाते हैं, हम टूटी कश्तियों से जहाज बनाते हैं। और इस तरह मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शिक्षक, जय शिक्षा प्रेमी, जय शिक्षा।